हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 5 टेल्स बाय डॉट्स एंड लाइंस स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर के नाम से आपको लग रहा होगा इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, डॉट्स और लाइंस के बारे में। इस चैप्टर में हम जैसे अगर आप यहाँ पर देखो तो मीन वगैरह जानेंगे, मीडियन वगैरह थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है, आप लास्ट क्लास में ये सारी चीज़ें करके आए हो, कलेक्शन ऑफ डेटा में आप करके आए हो, मीन मीडियन मोड जो होता है वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अनचेंज्ड मीन क्या होता है एक बार हम चैप्टर देख लेते हैं, उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देन यहाँ पर देखो मीडियन का ये पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके पास, फाइंडिंग द अननोन आ गया यहाँ पर। देन मीडियन विद फ्रीक्वेंसी आ गया यहाँ पर ये पूरा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लाइन ग्राफ आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ये ड्रॉ करने के लिए भी आ जाता है कई बार, तो इसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर है आपके पास पैटर्न बता रखा है, कैच द पैटर्न, तो पैटर्न को भी समझेंगे। देन हमारे पास अगेन फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं। देन अगेन यहाँ पर ग्राफ से रिलेटेड चीज़ें आपको दे रखी हैं, डेटा स्टोरी आपको यहाँ पर दे रखी है कि क्या होती है, फिर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर अगेन आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस मिल जाएंगे लास्ट में। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर हैं वो करने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या समझने वाले हैं यहाँ पर, द बैलेंसिंग एक्ट, ये हमारा 5.1 टॉपिक है। इसमें कह रहा है लास्ट ईयर वी लर्न अबाउट द मीन एंड मीडियन। लास्ट ईयर हमने मीन और मीडियन के बारे में बात की थी। रिकॉल दैट द मीन ऑफ सम डेटा इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा। तो अगर आपको याद हो तो आप मीन कैसे निकालते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही चीज यहाँ पर है आपके पास। और मीडियन कैसे निकालते थे, जो मिडल वैल्यू होती थी, द मीडियन इज द मिडल वैल्यू व्हेन द डेटा इज सॉर्टेड। मतलब आप उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देते थे और उसके बाद उसकी मिडल वैल्यू जो होती थी वो मीडियन हो जाती थी। नाउ वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीन एंड मीडियन फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव एंड सी हाउ द मीन बिहेव विद चेंजिंग डेटा। अब यहाँ कुछ अलग तरीके से मीन और मीडियन के बारे में जानेंगे और हम ये देखेंगे कि जैसे डेटा चेंज होता है तो मीन कैसे बिहेव करता है, मतलब वो चेंज होता है, अनचेंज्ड रहता है, क्या होता है, वो सारी चीज यहाँ जानने वाले हैं। कंसिडर एनी टू नंबर, कोई से भी दो नंबर आप ले लो, फाइंड देयर एवरेज, या फिर उसी को हम अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, ये दोनों सेम चीज होती है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, रिपीट दिस बाय टेकिंग अदर पेयर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपको दो नंबर लेने हैं, जैसे इन्होंने यहाँ 3 और 7 लिया, उसका एवरेज निकाल लिया, मतलब अरिथमेटिक मीन या फिर मीन निकाल लिया। तीनों नाम एक ही चीज के हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 5। एक और पेयर ले लिया, 8 + 9 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया, तो इसका भी यहाँ पर एवरेज या फिर ये कह लो मीन आ गया। ठीक है, तो उन्होंने दो पेयर लेके यहाँ पर उनका मीन निकाल लिया। अब इसको क्या किया उन्होंने, डॉट से आपको प्रेजेंट करके दिखाया। जैसे फर्स्ट वाला 5 है तो उन्होंने यहाँ बना दिया, 2 और 4, सॉरी नंबर्स यहाँ पर ले रहे हैं ना। फर्स्ट वाला नंबर है 3 और 7, तो 3 ये रहा और 7 ये रहा, तो इसका मीन आ गया 5, बीच वाला, इनके बीच की वैल्यू ये रहा। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर, नोट दैट द मीन इज एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन टू नंबर्स। दो नंबर्स के बीच का होता है मीन, तो 3 और 7 के बीच का नंबर 5 होता है, तो वो आपका मीन आ गया। और 8 और 9 के बीच का नंबर 8.5 होता है, तो वो आपका मीन आ गया। क्लियर है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है वो, वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द अरिथमेटिक मीन इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ द डेटा। तो हम ये सीख के आए हैं कि जो अरिथमेटिक मीन होता है वो एक क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी का मेजर होता है, उसमें मीडियन और मोड भी आता है ना, और साथ के साथ वो डेटा का जो है वो सेंटर होता है। लेट अस सी हाउ द मीन रिप्रेजेंट द सेंटर इन केस ऑफ 3 नंबर्स। तो दो नंबर्स में तो आप इजिली बीच का एक नंबर आसानी से सेंटर नंबर निकाल सकते हो ना। अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 3 नंबर होंगे तो कैसे निकालेंगे हम सेंटर। कैलकुलेट एंड मार्क द मीन ऑफ ईच कलेक्शन ऑफ डेटा बिलो। आपको यहाँ पर 3 नंबर दे रखे हैं, 6, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। तो आपसे कह रहे हैं कि आप क्या करो, यहाँ पर कैलकुलेट करना है आपको मीन। तो देखो, आप 6 + 7 + 8 डिवाइडेड बाय 3 तो करोगे, अगर आप अपना फॉर्मूला लगा के करते हो तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगा के करते हो तो यही करोगे। तो अगर आप इन तीनों को प्लस करते हो तो आपके पास 21 आता है डिवाइडेड बाय 3, कट करके 7 ही तो आ रहा है, तो फिर जो बीच का नंबर है वो यही तो हो गया और यही मेरा मीन हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको दे रखा है 3,
3 के बाद 6 है और 6 के बाद 9 है, तो जो मीन आएगा वो आपके पास कितना आएगा, वो आपके पास 6 आ जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हो, 3 + 6 + 9 डिवाइडेड बाय 3, अगर आप करोगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर आपके पास है 2, 4 और 9, ये नंबर है आपके पास। तो अगर आप फॉर्मूला लगाते हो 2 + 4 + 9 डिवाइडेड बाय 3 करते हो, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 हो जाएगा। और 6 में अगर आप 9 को प्लस करते हो 15, 15 डिवाइडेड बाय 3 करते हो तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आप सोच रहे हो 4 क्यों नहीं आया, देखो क्योंकि इन दोनों में तो 2 का गैप था, लेकिन इन दोनों के अंदर ज़्यादा गैप है, गैप इक्वल नहीं है। ये तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसलिए आपने इसका मिडल नंबर ले लिया। और यहाँ पर भी गैप्स इक्वल था, 3, 6, 9, तो बीच का नंबर आ गया, बट यहाँ गैप अनइक्वल है, तो आप डायरेक्ट 4 नहीं कह सकते, आपको यहाँ निकालना पड़ेगा। ठीक है, देन सिमिलरली अगर आप इसका देखो, यहाँ पर 4 है, एक 11 है नंबर और एक 15 है, तो अब आप क्या करोगे, अगेन आप इनका मीन निकाल लोगे, तो इन तीनों को आप प्लस कर सकते हो, 30 आ जाएगा और 3 से डिवाइड कर सकते हो, तो जो इनका बीच का नंबर है 10, वो आ गया आपके पास मीन। तो यहाँ पर जो 10 आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। क्लियर? कैन यू एक्सप्लेन हाउ द मीन इज द सेंटर ऑफ ईच कलेक्शन? क्या आप बता सकते हो कि मीन जो है वो हर एक कलेक्शन का सेंटर कैसे हो रहा है? तो देखो, इनका जिनमें गैप इक्वल है उसमें आप देख पा रहे हो कि इजिली उनका सेंटर नंबर ही मीन है, लेकिन जिनमें गैप इक्वल नहीं है, जैसे कि ये नीचे के 2 केस है, तो जो उसमें मीन है वो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ऑन एन एवरेज उनका करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, फिर कह रहा है मार्क द मीन फॉर द कलेक्शन बिलो। अब इनका भी मीन आपको क्या करना है, मार्क करना है। जैसे यहाँ का नंबर है 11, यहाँ का नंबर है 13, यहाँ का नंबर है 17, यहाँ का नंबर है 19। अब मुझे क्या करना है, इनके बीच का जो नंबर है वो मार्क करना है। तो 11 में अगर आप 13 को प्लस करते हो और उसके अंदर आप 17 को प्लस करते हो और 19 को करते हो तो 60 आता है। 60 को 4 से डिवाइड करोगे तो इनके बीच का ये वाला नंबर आ गया 15, मतलब 14 नंबर यहाँ पर हो जाएंगे, 14 नंबर ही यहाँ पर आगे हो जाएंगे। सिमिलरली आप इनका निकाल सकते हो, ये 5 और 6 दो नंबर है और यहाँ पर आपके पास 15 और 16 दो नंबर है, तो 5 + 6 आपके पास 11 हो जाएगा और 15 और 16 को भी अगर प्लस करते हो 42 आ जाएगा। इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इनका सेंटर नंबर आ जाएगा जो कि आपके पास आएगा 10.5। क्लियर? बाकी अब यहाँ पर जो दो नंबर हैं वो आपको कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, दो नंबर, एक नंबर 11 दे रखा है आपको और एक नंबर 17 दे रखा है, तो अगेन आप इसको 4 से डिवाइड करके इनका मीन निकाल सकते हो। क्लियर? सेम यहाँ पर भी निकाल सकते हो, यहाँ पर एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर 10 है और एक नंबर 12 है, तो 3 + 5 + 10 + 12 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इन सब का मीन आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 करके। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको पता चल गया कि मीन कैसे निकालना है। अगर दो नंबर दे रखे हो तो कैसे निकालना है, 3 नंबर दे रखा है तो उनका सेंटर वाला, और 4 नंबर दे रखा है तो कैसे निकालना है। अब आगे आपसे कह रहा है इज द मीन द मिड पॉइंट ऑफ द टू एंड पॉइंट्स या फिर एक्सट्रीम ऑफ द डेटा। क्या आप ये कह सकते हो कि जो मीन है वो मिड पॉइंट है दो एंड पॉइंट्स का या फिर दो एक्सट्रीम पॉइंट्स का? इट इज नॉट ऑलवेज सो, हमेशा नहीं होगा। इंस्टेड द टोटल डिस्टेंस आर इक्वल ऑन बोथ द साइड ऑफ द मीन। दिस इज इलस्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग डॉट प्लॉट्स। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि दो एंड पॉइंट्स का जो बीच का मिड पॉइंट है वो आपका मीन कहलाएगा। मेन है यहाँ पर आपको जो टोटल डिस्टेंस है दोनों साइड का वो आपके पास जो है वो इक्वल होना चाहिए। पहली बात, जैसे उन्होंने यहाँ दिया 6 to 8, इनके बीच का नंबर 7 है तो आपने उसको मीन लिख दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखो नंबर है आपके पास 2, 4 और 8, पर इनका मीन तो 5 आया था, अभी हम ऊपर करके आए थे। क्यों? क्योंकि अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो यहाँ 3 + 1 4 हो रहा है और राइट साइड पे पूरा 4 है, तो आप एकदम एग्जैक्ट बीच की वैल्यू नहीं ले सकते ना कि आप यहाँ पर 4 मीन ले लो, तो उसमें आपको निकालना पड़ेगा, तो मीन इसमें आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर भी जो नंबर्स हैं वो आपके पास इक्वल उस पे नहीं है, गैप पे दो नंबर 10 है, एक नंबर 11 है और यहाँ पर एक नंबर 17 है, तो अगर आप राइट साइड में देखें तो 5 का गैप है इनके बीच में और यहाँ पर 2, 2 और 1 का गैप है, तो इसलिए जो मीन है इनके बीच की वैल्यू आ गई है यहाँ पर 11 और 13 की 12 आ गई, जो अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था।
जैसे हमने ऊपर मीन निकाला था सेम इन्होंने वो यहाँ निकाल के दिखाया, पर आपको यहाँ पर डॉट प्लॉट पे निकाल के दिखाया और कुछ भी नहीं किया। तो वो आपसे हमें यही बोल रहे हैं कि दो एंड पॉइंट की मिड वैल्यू ही हमेशा मीन होगी, तो नहीं, हमेशा नहीं होगी, डिपेंड करता है उसमें नंबर्स आपके पास क्या है। ठीक है, नाउ वेरीफाई दैट दिस होल्ड फॉर द ऑल द कलेक्शन ऑफ डेटा शोन अर्लियर। तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी आपने ऊपर और मीन निकाले हैं, बाकी सब ये निकाले हैं, इन सब के लिए भी आपको चेक करना है क्या ये होल्ड करता है। तो जो डॉट प्लॉट है और जो ये मेथड है ये सबके लिए होल्ड करता है। ठीक है, कैन देयर बी मोर देन वन सच सेंटर, इन अदर वर्ड देयर इज एनी अदर वैल्यू सच दैट द सम ऑफ द डिस्टेंस टू द वैल्यू लोअर देन इट एंड वैल्यूज हायर देन इट विल स्टिल बी इक्वल। तो कह रहा है क्या एक से ज्यादा सेंटर हो सकते हैं, मतलब क्या एक से ज्यादा मीन हो सकते हैं, अगर सेंटर है तो फिर मीन भी होंगे ही होंगे। या फिर अगर आप इसे दूसरे तरीके से समझो तो कह रहा है इज देयर एनी अदर वैल्यू, कोई और वैल्यू हो सकती है सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द वैल्यूज लोअर देन इट, मतलब जो उनकी कम है वैल्यूज उनका सम, और जो वैल्यूज हायर है उनका सम, क्या स्टिल वो इक्वल हो सकता है दोनों का। जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 5 का गैप है और यहाँ पर 2, 2 और 1 का गैप है, क्या ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में गैप्स इक्वल हो जाए। तो अगर गैप्स इक्वल होगा तो मिड वैल्यू ही ले लोगे ना फिर आप, है ना। ठीक है, तो कह रहे हैं इन द केस ऑफ द कलेक्शन, अब यहाँ एक कलेक्शन ली गई 10, 10, 11, 17, जो कि ये वाला पार्ट है, ये रहा, जिसका मीन आपके पास 12 आया था। सपोज देयर इज अ डिफरेंट सेंटर लार्जर देन 12, मान लो एक इसका अलग सेंटर है, दूसरा एक सेंटर है जो 12 से भरा है। क्लियरली ऑल द डिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल इंक्रीज, सारे इंक्रीज हो रहे हैं, 9 से आगे ही जा रहे हैं। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑन राइट हैंड साइड विल डिक्रीज, राइट हैंड साइड का जो है वो क्या हो रहे हैं, सारे डिक्रीज हो रहे हैं। दस इट इज नो लॉन्गर द सेंटर, तो इसका कोई और सेंटर नहीं होगा। सिमिलरली एनी वैल्यू स्मॉलर देन 12, अगर आप 12 से छोटी कोई भी वैल्यू लेते हो द डिस्टेंस ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल डिक्रीज, क्योंकि वो उसके पास के नंबर ये रहे 10, 11 नंबर्स हैं, तो 12 से छोटी कौन सी वैल्यू लोगे, डिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड का है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो अगेन वो अनइक्वल हो जाएगा, तो मीन कैसे निकालोगे। तो इससे एक चीज आपको पता चलती है कि जो मीन होता है ना वो एक ही रहता है। तो बोथ दीज केस आर इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम, देयरफॉर देयर इज ओनली वन सेंटर, हमेशा एक ही सेंटर रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ पर उन्होंने दोनों इलस्ट्रेट किए, ये आपको 12 वाला बताया, ठीक है, और ये अगर आप 12 से कम नंबर लेते हो तो आपको बताया कि क्या होगा। तो ये गैप तो बढ़ता जा रहा है और ये गैप घटता जाएगा। ठीक है, विल इंक्लूडिंग अ न्यू वैल्यू इन द डेटा इंक्रीज और डिक्रीज द मीन, अगर हम डेटा में एक और वैल्यू डाल दें या एक वैल्यू निकाल दें तो मीन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। व्हेन अ न्यू वैल्यू ग्रेटर देन द मीन इज इंक्लूडेड, मीन से बड़ी वैल्यू डाल दोगे, जैसे मीन 11 है, अब इससे एक बड़ी वैल्यू डाल दो, द मीन इंक्रीज टू मेंटेन द बैलेंस, तो मीन बढ़ेगा बिटवीन द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑन द LHS एंड RHS। तो पहले आपने मीन निकाल लिया, मान लो 3 आपको यहाँ नंबर्स दे रखे हैं, 5 + 5 + 10 डिवाइडेड बाय 3 किया, तो यहाँ पर ये 5 थे दोनों, 5 5 और ये था 10, 3 हो गया डिवाइडेड, यहाँ पर आपने मीन निकाल लिया। अब इसमें अच्छा एक और नंबर है 24 भी है, ठीक है, तो ये 4 हो गया, तो 44, तो मीन आपका 11 आ गया। अब इसमें आपने एक नंबर और इंक्लूड कर दिया 17, जो कि मीन वाले से बड़ा है, 11 से बड़ा है, तो जो आपका मीन है वो इंक्रीज हो जाएगा, 12.2 हो गया। तो आपका मीन यहाँ था, अगर आपने उससे बड़ी वैल्यू ली है तो मीन इंक्रीज होगा। क्लियर। सिमिलरली इफ अ वैल्यू स्मॉलर देन मीन, लेकिन अगर आपने मीन से छोटी वैल्यू ली है तो फिर जो मीन है ना वो कम हो जाएगा, मतलब अब 11 से कम ले लो, 4 ले लो, 5 कुछ भी ले लो, तो जो आप नया मीन निकालोगे ना उसकी वैल्यू कम आएगी। ठीक है, फिर आगे आपसे क्या कह रहे हैं, व्हाट हैपन टू द मीन व्हेन एन एग्जिस्टिंग वैल्यू इज रिमूव्ड, व्हेन विल द मीन इंक्रीज, डिक्रीज और स्टे द सेम। कह रहा है अब आपके पास मान लो 4 ही वैल्यू है, यही वाली 5 + 5 + 10 + 24, इसमें से जब आपने इसका मीन निकाला तो 11 आया, इसमें से आपने एक वैल्यू हटा दी, एक 5 हटा दिया मान लो, तो अब आपके पास बचा 15 + 24, तो 39 हो गया डिवाइडेड बाय 3, अब आपका मीन आ गया 13। तो जब आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिमूव करते हो तो मीन जो है वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा,
तो देखो सेम तो नहीं रहेगा, आप एक वैल्यू आपने हटा दी तो इंक्रीज और डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है आपने नंबर क्या हटाया। अब मान लो आपने 24 हटा दिया तो यहाँ आ गया 20/3, तो आपका मीन कितना आ जाएगा 18 टू 6.6 आ जाएगा, मीन कम हो गया। तो डिपेंड करता है आप वैल्यू कौन सी हटा रहे हो, बिगर वैल्यू हटा रहे हो या स्मॉलर वैल्यू हटा रहे हो। तो मीन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, नाउ व्हाट हैपन टू द मीन इफ अ वैल्यू इक्वल टू द मीन इज इंक्लूडेड और रिमूव्ड। अब मीन में क्या चेंज आएगा अगर उसी की वाली वैल्यू को ऐड कर दूं या उसी की वाली वैल्यू को मैं डिक्रीज कर दूं, हटा दूं। मान लो मेरा मीन इसमें 11 आया था, मैंने एक नंबर 11 और ऐड कर दिया इसके अंदर, तो अब मेरे मीन में क्या चेंज आएगा वो मुझे बताना है। या फिर मैं इसमें से 11 को हटा दूंगी तो मेरे मीन में क्या चेंज आएगा वो मुझे बताना है। ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लेन दिस यूजिंग द फेयर शेयर इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। तो आपको कुछ नहीं करना, आपने लास्ट ईयर में ये इंटरप्रिटेशन ऑफ मीन सीखा था, उसी के बेसिस पे आपको इनके आंसर्स करने हैं। तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर आप एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिमूव करते हो तो मीन या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिपेंड करता है कि आपने उसमें से वैल्यू क्या हटाई है। और अगर आप मीन वाली ही वैल्यू को उसके अंदर ऐड करते हो तो आप इसे सॉल्व करके देखो कि आपका मीन में क्या चेंज आ रहा है, आपका मीन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब है अनचेंजिंग मीन, तो इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आज आप इतना टॉपिक अच्छे से कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस बुक के बाकी के चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है तो आप वहाँ से उन्हें भी कवर कर सकते हो। थैंक यू।